हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल बिलिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इस टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स है क्या? देखिए, जब किसी पेशेंट के पास एक से ज़्यादा हेल्थ प्लान होते हैं तब ये टर्मिनोलॉजी उत्पन्न होती है या ये प्रोसेस शुरू होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स मीन्स अ वे टू डिसाइड विच इंश्योरेंस इज रिस्पॉन्सिबल to pay the medical expenses as primary, secondary, and then tertiary whenever patient is covered by more than one insurance plan। देखिए, जब किसी पेशेंट के पास एक इंश्योरेंस प्लान होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो भाई जो भी है उसी को पे करना है। लेकिन अगर पेशेंट के पास एक से ज़्यादा इंश्योरेंस हेल्थ प्लान है, मतलब पेशेंट अगर कवर्ड है एक से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में और वो दोनों तरफ प्रीमियम पे कर रहा है, तो कई बार इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम डिनाइड कर देती हैं ये कह के कि हम सेकेंडरी हैं और हमें प्राइमरी ईओबी चाहिए, पहले आप प्राइमरी को फाइल करें। तो ऐसे केस में पेशेंट को आगे आना होता है और उसे डिसाइड करना होता है कि कौन सी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी, कौन उसके लिए पहले पे करेगी और कौन उसके लिए बाद में पे करेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है उसके हेल्थ प्लान के कवरेज पर भी। ये हम आगे आने वाले टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि प्राइमरी इंश्योरेंस क्या है। प्राइमरी इंश्योरेंस पे फर्स्ट फॉर योर मेडिकल बिल्स। जाहिर सी बात है, जैसे समझ सकते हैं हम लोग, प्राइमरी इंश्योरेंस पे फर्स्ट फॉर योर मेडिकल बिल्स, मतलब वो इंश्योरेंस जो आपके लिए पहले पे करती है आपके मेडिकल बिल्स के लिए। सेकेंडरी इंश्योरेंस, सेकेंडरी इंश्योरेंस पेज आफ्टर योर प्राइमरी इंश्योरेंस। यूजुअली सेकेंडरी इंश्योरेंस पेज सम और ऑल ऑफ द कॉस्ट लेफ्ट आफ्टर द प्राइमरी इंश्योरेंस हैज़ पेड। एग्जाम्पल, डिडक्टिबल्स, को पेमेंट, को इंश्योरेंस। देखिए, तो सेकेंडरी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होती है जो प्राइमरी इंश्योरेंस के पे करने के बाद पेमेंट करती है। अगर प्राइमरी इंश्योरेंस के पेमेंट से कुछ बच जाता है, जैसे ज़्यादातर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच जाती है, डिडक्टिबल, को पेमेंट्स, को इंश्योरेंस, ये सारे पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सेकेंडरी इंश्योरेंस पे करती है। द टर्शियरी इंश्योरेंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अमाउंट लेफ्ट अनपेड आफ्टर द सेकेंडरी इंश्योरेंस हैज़ पेड। और टर्शियरी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होती है जो सेकेंडरी से भी कुछ बच जाए तो वो टर्शियरी पे करती है। टर्शियरी इंश्योरेंस वैसे ये कॉमन नहीं होता है, रेयर केस ये होता है जब किसी के पास तीन तीन इंश्योरेंस होते हैं। यूजुअली ज़्यादातर लोगों के पास दो इंश्योरेंस होते हैं, प्राइमरी इंश्योरेंस जिसमें वो खुद की कवरेज लेता है और सेकेंडरी इंश्योरेंस जहाँ वो डिपेंडेंट होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीओबी इन मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग में ये सीओबी के नाम से जाना जाता है। आगे हम आने वाले वीडियोज़ में इसके डिनाइल के बारे में भी चर्चा करेंगे। In simple words, we can say when patient is having more than one active insurance plan to cover his medical expenses at the time of service, then it will be a patient duty to bring up all of his active insurance carriers info and also to provide the order of health benefits plan respectively, like which payer is designated as primary, secondary, and then tertiary payers, in order to avoid the conflicts between payers in paying एंड ऑल्सो टू अवॉइड द डिनाइल्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज। इसके बारे में देखिए, अभी जैसे बताया मैंने कि अगर किसी के पेशेंट के पास एक से ज़्यादा इंश्योरेंस हेल्थ प्लान होते हैं जो एक्टिव होते हैं, तो वहाँ पर पेशेंट की ड्यूटी होती है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस को अपने हिसाब से उनको क्रमांक दे कि मतलब कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी रहेगी और कौन सी टर्शियरी रहेगी, ये पेशेंट डिसाइड कर ले। तो ये अच्छा रहता है कि बाद में कोई डिनाइल वगैरह नहीं आते हैं इसके। इंश्योरेंस कंपनियां चालाक होती, जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस कंपनियां भी अपने आप को बचाने के लिए ज़रूर सोचती हैं कि उनको कम से कम पेमेंट करना पड़े, इसलिए वो ये कह कर डिनाइड कर देती हैं कि हम सेकेंडरी हैं, प्राइमरी कोई और है, तो पहले आप किसी प्राइमरी इंश्योरेंस को बिल कीजिए, उससे जो बचेगा उसके बाद हम पे करेंगे एज अ सेकेंडरी। तो ये आपस में इंश्योरेंस कंपनियों में टकरार हो जाता है और इसीलिए डिनाइल भी दे देते हैं। तो यहाँ पेशेंट को डिसाइड करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि नहीं जी, आप ही मेरे प्राइमरी इंश्योरेंस है और मेरी सेकेंडरी इंश्योरेंस कोई और है। तो इससे क्या होता है, डिनाइल के चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंश्योरेंस। हम ये कैसे देखेंगे कि प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सी है और सेकेंडरी इंश्योरेंस कौन सी है। द मोस्ट कॉमन रूल यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंश्योरेंस एज आर फॉलोज: डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट रूल, एक्टिव और इनएक्टिव रूल, बर्थडे रूल। दोस्तों, ये अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ये आपके इंटरव्यू वगैरह में काम आ सकता है। अगर आप मेडिकल बिलिंग की जॉब के लिए जाते हो तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, जब आप मेडिकल बिलिंग में काम करते हो तो आप एक एज अ प्रोवाइडर के जैसे काम करोगे। आप प्रोवाइडर के लिए काम करोगे, किसी फिजिशियन के लिए काम करोगे या हॉस्पिटल बिलिंग के लिए काम करोगे।
तो आपको ये मान के चलना पड़ता है कि आप एक डॉक्टर के लिए काम कर रहे हो। तो मान लेते हैं अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी इंश्योरेंस प्राइमरी है या कौन सी सेकेंडरी है, तो आप इसके कुछ रूल होते हैं, उस रूल के हिसाब से भी आप पहचान सकते हो कि कौन सी प्राइमरी हो सकती है या कौन सी सेकेंडरी हो सकती है। आइए देखते हैं इस रूल्स के बारे में। जो पहला रूल है वो डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट रूल है। प्लान दैट कवर्स द इंडिविजुअल एज सब्सक्राइबर, एन एम्प्लॉय और मेंबर इज द प्राइमरी प्लान used to cover his medical expenses before the plan in which the individual is considered as dependent। देखिए ये समझने वाली चीज़ है। मान लीजिए कोई पेशेंट किसी ऑफिस में काम करता है, मतलब पहले तो पेशेंट नहीं है, पहले तो मेंबर है जिसे सब्सक्राइबर बोलते हैं। मान लीजिए कोई मेंबर किसी ऑफिस में काम करता है और उसको वहाँ से एक हेल्थ प्लान मिलता है। तो आपने देखा होगा जब किसी को हेल्थ प्लान मिलता है तो उसमें और भी ऑप्शन होते हैं ऐड करने के कि आप अकेले के लिए हेल्थ प्लान लेना चाहते हो या आप उसमें अपने फैमिली मेम्बर को भी ऐड करना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है कई लोग अपने वाइफ को ऐड कर लेते हैं उसमें, कई लोग अपने वाइफ और बच्चों दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो कॉमन होती है। तो चलिए आपको इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जॉन नाम का, ठीक है, वो एक ऑफिस में काम करता है और वहाँ पे उसको एक हेल्थ कवरेज मिला। जब वो ऑफिस में काम करने लगा तो ऑफिस की तरफ से उसको एक हेल्थ प्लान मिला जहाँ पर उसने खुद को एज अ सब्सक्राइबर, क्योंकि वो वहाँ पे जॉब कर रहा है इसलिए वो सब्सक्राइबर हुआ, और उसके बाद उसने अपनी वाइफ को ऐड कराया एज ए डिपेंडेंट और बच्चों को भी ऐड कराया एज ए डिपेंडेंट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, वो सब्सक्राइबर हो गया और उसकी वाइफ डिपेंडेंट हो गई और उसके बच्चे भी डिपेंडेंट हो गए उसके मेडिकल प्लान में। उसके बाद क्या हुआ कि जॉन की वाइफ भी कहीं ना कहीं जॉब करती है, ठीक है, उसको भी वहाँ से कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिला। वहाँ पे उसने खुद को एज अ सब्सक्राइबर रखा क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉई है, तो वहाँ पे वो सब्सक्राइबर हुई, और उसने अपने हेल्थ प्लान में पति को डिपेंडेंट रखा और बच्चों को भी डिपेंडेंट रखा। तो अगर मान लेते हैं जॉन बीमार पड़ता है और वो अपने मेडिकल क्लेम सबमिट करता है, उसके लिए प्राइमरी इंश्योरेंस वो होगी जहाँ पे वो जॉब करता है, जहाँ से उसको अपना खुद के लिए इंश्योरेंस प्लान लिया है। मतलब जहाँ पे वो खुद सब्सक्राइबर है उसके लिए वो पहले प्राइमरी इंश्योरेंस होगी, और जॉन की सेकेंडरी इंश्योरेंस वो होगी जहाँ से उसकी वाइफ के लिए कवरेज मिला है। मतलब जॉन की प्राइमरी इंश्योरेंस वो होगी जहाँ पे वो सब्सक्राइबर है और उसके सेकेंडरी इंश्योरेंस वो होगी जहाँ वो डिपेंडेंट है। तो ये रूल है डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट रूल। इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की या किसी पेशेंट का प्राइमरी इंश्योरेंस कौन है और सेकेंडरी इंश्योरेंस कौन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा रूल जिसे कहते हैं एक्टिव और इनएक्टिव रूल। पॉलिसी विच कवर्स एन इंडिविजुअल एज एन एक्टिव एम्प्लॉय इज द प्राइमरी पेयर to cover his or her medical expenses over the policy covering the individual as a retired or laid off employee। मतलब कि यहाँ भी थोड़ा सा वैसे ही रूल है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 इंश्योरेंस हेल्थ प्लान है और वो जॉब भी कर रहा है, स्टिल जॉब कर रहा है, लेकिन वो जॉब तो कहीं एक ही जगह कर सकता है, 2 जगह तो जॉब कर नहीं सकता। तो जिस जगह वो जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, और उस जगह से वहाँ उसको कोई मेडिकल कवरेज मिला है तो वो उसके लिए प्राइमरी होगी, ना कि वहाँ के लिए जहाँ वो जॉब नहीं कर रहा और वो रिटायर्ड हो चुका है। मतलब जहाँ वो जॉब कर रहा है, मतलब अभी जिस कंपनी में भी वो जॉब कर रहा है और वहाँ से उसको कोई मेडिकल या हेल्थ प्लान मिला है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उसके लिए प्राइमरी होगी। अब बात करते हैं आखिरी रूल की जिसे बर्थडे रूल भी कहा जाता है। व्हेन डिपेंडेंट चाइल्ड medical expenses are covered by both parents benefits plan, then we need to use our standard method, birthday rule, to identify which plan will be primary or secondary for a dependent child। देखिए अब यहाँ पे मिस्टर जॉन वाली बात करते हैं। मिस्टर जॉन और मिस्टर जॉन की वाइफ दोनों ही काम करते हैं अपने अलग अलग ऑफिसों में, तो दोनों ही अपने अपने ऑफिस में सब्सक्राइबर होंगे और एक दूसरे के डिपेंडेंट होंगे। मतलब मिस्टर जॉन के पॉलिसी में उनकी वाइफ डिपेंडेंट होगी और उनके बच्चे डिपेंडेंट होंगे, और मिस्टर जॉन के वाइफ की पॉलिसी में वो सब्सक्राइबर होंगे और उनके पति और उनके बच्चे डिपेंडेंट होंगे। अब मान लेते हैं कि उनके बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है और उनको हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ती है, उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, और उनके पास भी मेडिकल कवरेज है, दोनों जगह से कवरेज है। मतलब उनके पति के इंश्योरेंस प्लान में भी वो कवर है और उनकी पत्नी के इंश्योरेंस प्लान में भी दोनों बच्चे कवर हैं। अब यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ आपस में टकरा सकती हैं, आपस में ये कह सकती हैं कि भाई हम तो प्राइमरी नहीं, हम सेकेंडरी हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास दोनों ही इंश्योरेंस हैं। तो दोनों इंश्योरेंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है
और ये डिनाइड भी कर सकती हैं क्लेम कि हम सेकेंडरी हैं, हम प्राइमरी नहीं हैं, हमें पहले प्राइमरी ईओबी चाहिए। मतलब पहले आप क्लेम प्राइमरी को बिल कीजिए, वो तो अपने आप को सेकेंडरी कह के पत्ता काट देंगे। तो यहाँ भी बचने के लिए एक रूल निकाला गया है, बर्थडे रूल, और इससे ये पहचाना जा सकता है कि बच्चों के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान प्राइमरी होगा और कौन सा सेकेंडरी होगा। मतलब पहले क्लेम कहाँ सबमिट किया जाए, उनके पापा यानी मिस्टर जॉन के मेडिकल कवरेज को या बच्चों की मदर के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पहले बिल किया जाए। मतलब इसमें यह देखा जाता है कि बच्चों के लिए उनके फादर वाली जो कवरेज है वो प्राइमरी होगी या उनके मदर वाली कवरेज होगी वो प्राइमरी होगी। तो इसके लिए भी एक रूल है जिससे पहचाना जा सकता है कि बच्चों के लिए प्राइमरी कवरेज कौन सी होगी, उनके फादर वाली होगी या उनके मदर वाली होगी। द पेरेंट हुज बर्थडे फॉल्स फर्स्ट इन अ कैलेंडर ईयर इज द पेरेंट विद द प्राइमरी कवरेज फॉर द डिपेंडेंट चाइल्ड। मतलब बच्चों के लिए वो पेरेंट की मेडिकल कवरेज पहले होगी जिसका बर्थडे साल में पहले आता है। मतलब अगर किसी पेरेंट्स का बर्थडे, मान लीजिए जॉन की ही बात कर रहे हैं, अगर जॉन का बर्थडे अगर पहले आता है, जनवरी में आ जाता है, और उनकी वाइफ का बर्थडे जून में आता है, तो बच्चों के लिए प्राइमरी कवरेज, तो बच्चों के लिए जो पहले क्लेम सबमिट होगा एज ए प्राइमरी, वो उनके पापा यानी जॉन के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को किया जाएगा एज ए प्राइमरी, क्योंकि उनका बर्थडे पहले आता है। बट सपोज इफ बोथ पेरेंट्स हैव अ सेम बर्थडे, देन द प्लान दैट हैज बीन इन इफेक्ट फ्रॉम लॉन्गेस्ट विल कवर द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ डिपेंडेंट चाइल्ड एज ए प्राइमरी। देखिए वैसे तो रेयर ही होता है कि माँ और बाप का दोनों बर्थडे सेम ही होता है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो भी जाता है तो इस केस में कौन सी मेडिकल कवरेज पहले एज अ प्राइमरी पे करेगी। तो यहाँ पे ऐसा लिखा भी हुआ है कि इस केस में वो इंश्योरेंस एज अ प्राइमरी पे करेगी जो बहुत दिन से एक्टिव है, मतलब जो बहुत लंबे समय से एक्टिव है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। चलिए अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है, अगर फादर का डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 25, 1986 है और मदर का डेट ऑफ बर्थ मार्च 21, 1992 है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ईयर पे मत जाइए, सिर्फ मंथ और डेट पे जाइए। तो दिसंबर और मार्च में सबसे पहले क्या आता है, मार्च आता है। तो इन दिस केस मदर इंश्योरेंस विल बी प्राइमरी इंश्योरेंस एज हर बर्थडे मंथ एंड डे ओनली फॉल्स फर्स्ट इन ए कैलेंडर ईयर। मतलब इस केस में मदर की इंश्योरेंस एज ए प्राइमरी पे करेगी क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ मार्च में है। अब एग्जाम्पल 2 समझते हैं। अगर फादर की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और मदर की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, इन दिस एग्जाम्पल बोथ पेरेंट्स बर्थडे फॉल्स ऑन सेम मंथ एंड डे इन ए कैलेंडर ईयर, सो इन दिस केस वी नीड टू सी द प्लान दैट हैज बीन इफेक्ट फ्रॉम लॉन्गेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी। अब इस केस में दोनों का बर्थडे सेम है, तो इसमें क्या होगा, फादर की इंश्योरेंस पॉलिसी इफेक्टिव हुई थी 1/6/2014 से, ठीक है, और मदर की इंश्योरेंस पॉलिसी इफेक्टिव थी जनवरी 1, 2016 से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सी इफेक्टिव हुई है, 2014 वाली ज़्यादा दिन से चल रही है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा प्रीमियम पे किया हुआ है। तो हेयर फादर इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ इन इफेक्ट फ्रॉम लॉन्गेस्ट एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी इंश्योरेंस फॉर द डिपेंडेंट चाइल्ड, ठीक है। मतलब पिता की इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे बहुत दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है। तो ऐसे केस में अगर माता और पिता का दोनों बर्थडे सेम है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो इस केस में पिता की पॉलिसी एज ए प्राइमरी पे करेगी और यहाँ पे हम बच्चों के लिए क्लेम पहले पिता को सबमिट करेंगे, मतलब पिता की हेल्थ इंश्योरेंस को सबमिट करेंगे। तो ये था पूरा कोऑर्डिनेशन बेनिफिट, इसको समझना ज़रूरी था। मुझे पता थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन हम ऐसे जल्दी जल्दी भाग नहीं सकते क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड डिनाइल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसके डिनाइल के बारे में भी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब तो कर ही दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और भी लाता रहूँगा और मेडिकल बिलिंग से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगी वो भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा और उस पर नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप कुछ ना कुछ करते रहिए और पढ़ते रहिए।